गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में चैप्टर सेकेंड भारत का भौतिक स्वरूप क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी देश के लिए उसकी सीमाएं, उसका भौतिक स्वरूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 15,200 क्या है आपका भूमि स्थलीय सीमा है। भारत के उच्चावच मैंने बताया था, उच्चावच का मतलब होता है एक जैसा स्वरूप ना होना, यानी कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी हैं, कहीं झील हैं, कहीं झरने हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं वन्य है, कहीं मरुस्थल। ये सब क्या है, किसी भी देश का उच्चावच है। ठीक है। भारत की विविध स्थलाकृतियाँ, वही मैंने बताया, स्थलाकृतियाँ मतलब वही उच्चावच वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भूभाग या क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान को भली भांति जानते और पहचानते हैं। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप पर्वतीय क्षेत्रों के ढलान और घाटियों के बारे में भली भांति परिचय होंगे। यहाँ प्रत्येक प्रकार की भू आकृतियाँ क्या हैं, विद्यमान हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप सभी यहाँ पे हैं। इन विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें विद्यमान हैं, उनमें से तो कुछ संगमरमर के बराबर कठोर भी हैं जिनका उपयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ जो शैलखंड है वो शैलखड़ी यानी जो आप लोग का स्लेट है चाक जिस पे हम लोग लिखते हैं उसके बराबर मुलायम है, जिनका प्रयोग हम लोग टेल्कम पाउडर जो हम लोग पाउडर लगाते हैं उसके बारे में उसमें भी प्रयोग किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मृदा की यानी मिट्टी की भी अलग अलग प्रकार पाई जाती हैं। भिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित होने के कारण मृदा के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है। कि आपने कभी इन विभिन्नताओं के बारे में या भिन्नताओं के बारे में जानने की कोशिश की है। इनसे अधिकांश विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार के शैलों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कारण क्या होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश की है। भारत के विशाल भूभाग का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपरदन यानी मिट्टी का अपरदन, अपक्षय यानी मिट्टी का कटना, निक्षेपण यानी नदियों द्वारा मिट्टी का लाया जाना, वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ। उच्चावच मैंने बताया कि कहीं पठार, कहीं पर्वतीय, कहीं मैदान, कहीं झील का निर्माण, यही आपका क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। ठीक है ना। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से जो भूगर्भ शास्त्री यानी भूगोल के बारे में जानने वाले, जमीन के बारे में जानने वाले लोग हैं, ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक है ना। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत जो है, यानी सर्वमान्य मतलब जो सभी लोग मानने लगभग जैसे हम लोग तर्क से कहते हैं, लाठी से नहीं कि हम लोग 4 लोग हैं, एक लोगों को जबरदस्ती लाठी से मनवा लिया, ऐसा नहीं। तर्क मतलब जिस पे कोई तर्क दिया जाए कि देखिए पृथ्वी गोल है तो कहा सब लोगों ने हाँ हाँ गोल है। किसी ने कहा पृथ्वी गोल नहीं है, नारंगी है, तो कहा ना हाँ हाँ नारंगी है, गोल नहीं है, यानी चपटी है। किसी ने कहा पृथ्वी अंडे की तरह है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। मतलब कोई चर्चा हो, कोई बात रखी जाए, उस पर सभी लोग चर्चा करें, जो सही हो उस पर सही पे डिस्कशन हो, जो गलत हो उस पर गलत पे डिस्कशन हो, और एक नई बात निकल के आए। जैसे आप लोग दूध है और दूध को हम लोग जब दही बनाते हैं तो दही बनाने के लिए प्रक्रिया जो चलती है, उसके बाद दही से मक्खन निकालने के लिए उसको खूब मथना पड़ता है, उसको हम लोग मथते हैं, उसके बाद क्या होता है, उससे मक्खन निकलता है। ठीक उसी तरीके से जब तर्क से या सर्वमान्य कोई सिद्धांत होता है तो उसके लिए बहुत सारे दिनों तक क्या होता है, बहस होता है, उस पर चर्चा होती है, फिर जाके किसी बिंदु, किसी समस्या पर लोगों की राय जो है वो एक हो पाती है। ठीक है ना। तो जो प्लेट विवर्तनिकी गति का सिद्धांत है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, इसे अपर पार्ट ऑफ अर्थ ट्रस्ट कहत के नाम से जानते हैं, 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों के निर्माण, जैसे हम लोग का शरीर कई पार्ट, कई भाग, कई हड्डियां, कई मांसपेशियों, कई नसों से मिलकर बना है, ऐसे ही पृथ्वी जो चलती है, जो जिसका निर्माण है
वो 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। चित्र 1 में हम लोग अगले पेज में देखेंगे। प्लेटों की गति के कारण ही प्लेटों के अंदर और ऊपर की जो स्थिति है महाद्वीपीय शैलों पर दबाव डालती है। जो महाद्वीप में पाए जाने वाले बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पठार हैं, ये चट्टानों पर क्या करती है, दबाव डालती है। इसी दबाव के कारण वलन यानी बनना, भस्मीकरण यानी फूटना और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती हैं। सामान्यतः इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। अभिसारित परिसीमा मतलब जब एक प्लेट दूसरे प्लेट जब गति करती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, अभिसारित परिसीमा का निर्माण करना कहते हैं। अपसारित सीमा, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ऐसे ही जो गोंडवाना लैंड है, इन्हीं गोंडवाना लैंड से अलग अलग द्वीपों का निर्माण हुआ, अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये सब पहले भारत गोंडवाना लैंड के ही थे, अब ये अलग होकर चले गए, दूसरे महाद्वीप का निर्माण हो गया। रूपांतरित परिसीमा, जब प्लेट एक दूसरे से क्षैतिज और समांतर गति करती है यानी कभी सटती नहीं है, तो ऐसी प्लेटों को क्या कहते हैं, रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। ये तीनों हैं, देखिए ये 3 प्लेटें हैं, देखिए ठीक है ना। ये प्लेटों का दिया, देखिए अपसारित प्लेटें देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपसारित प्लेटें एक दूसरे को दूर कर रही हैं, और रूपांतरित प्लेटें एक दूसरे से समानांतर चलती हैं, जैसे रेलवे की पटरियां चलती हैं, या कह सकते हैं जैसे नदियों के 2 धारे 2 किनारे हैं, कभी मिलते नहीं हैं, ठीक उसी तरीके से इन प्लेटों में जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब ये आपस में टकरा कर टूट जाती हैं या फिसल कर एक दूसरी प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ जाती हैं। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और इसी कारण से भूकंप आते हैं। इसी कारण से भूकंप आने का कारण भी यही है, प्लेट विवर्तनी की गति के कारण ही भूकंप आते हैं तथा रूपांतरित परिसीमा का भी निर्माण होता है। इन प्लेटों की गति के कारण ही महाद्वीप की जो स्थिति है और आकार है उसमें क्या होता है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इन्हीं गतियों के कारण हुआ। तो चित्र में देख लीजिए, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हैं, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हैं, ये यूरेशियन प्लेट हैं, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हैं, ये अफ्रीकी प्लेट हैं और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये महासागरीय प्रशांत महासागरीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। इन्हीं प्लेट, ये सब प्लेटें क्या थी, पहले एक थी और इन प्लेटों का जो था उसका नाम था गोंडवाना भूमि और यही सबसे प्राचीन प्रादीपीय भाग माना जाता। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय हवाओं चलने के कारण भूप्रपटी कई टुकड़ों में बट गया और इसके परिणाम स्वरूप भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर क्या हो गई, प्रभावित होने लगी। उत्तरी दिशा की तरफ प्रभावित होने के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से ज्यादा विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। उत्तर की दिशा में देखिए क्या हुआ, उत्तर दिशा में ये कहाँ चल टकरा गई, ये जो प्रशांत जो आपकी ये गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें हैं कहाँ किससे टकराई, यूरेशियन प्लेटों से टकरा गई, जिसके कारण क्या हुआ, अब बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी टकराएगी तो सीधी सी बात है छोटी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों के मध्य एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। टेथिस सागर जिसे हम लोग इसमें हिमालय या माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय की जगह पहले टेथिस सागर था। दोनों के टकराने से ऐसे जैसे हम लोगों ने बताया था कि एक कागज लीजिए, ऐसे दबाएंगे बड़े कागज को तो क्या होगा, वो दबता जाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या हुआ, आपके टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ, अवसादी चट्टानों का वलित होकर यानी इकट्ठे होकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तथा पश्चिमी एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हो गया है, वो विकसित हो गया है। गोंडवाना भूमि जो है वो प्राचीन विशाल महाद्वीपीय तंजानिया का दक्षिणी भाग है और इसे उत्तर में अंगारा भूमि है यानी अफ्रीका की बात कर रहा है।
टेथिस सागर के हिमालय के रूप में उभरे ऊपर उठने तथा प्रादीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने की परिणाम स्वरूप बहुत से द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ, यानी जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं उनका निर्माण हुआ तथा समय समय पर यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रादीपीय पठारों से बहने वाली नदियों में जमा हो गए और जमा किए गए जो ये अवसादी निक्षेप है ये धीरे धीरे इनके द्वारा भरे गए। इन जलोढ़ निक्षेपों के कारण ही एक विशाल भूभाग उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उनका निर्माण हुआ। उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है उन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण है। हमारे देश की जो भूमि है वो कई भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय रूप से भारत का प्रादीपीय पठार जो है जैसे दक्षिण का पठार या साउथ में कहते हैं पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है, गोंडवाना लैंड के तरह है ये। इस भूमि को काफ़ी स्थिर माना जाता है, लेकिन हाल में आए भूकंपों ने यह भी गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में ही निर्मित स्थलाकृतियां हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की संपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह युवा स्थलाकृति यानी अभी उसका निर्माण नया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ऊंचाई वाले शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहाव वाली नदियां जो हैं वो सब सम्मिलित हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। मैंने बताया था कल कि जो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टियों का जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो इन्हीं जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा है। और गंगा, यमुना और सिंध नदी द्वारा लाई गई इन्हीं जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है। प्रादीपीय पठार का निर्माण रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों और घाटियों में हुआ है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वो है आपका मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारत को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।